प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियां लेकर आए हैं। अब कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। यानी कंप्यूटर स्टार्टिंग में कैसा था और आज वर्तमान में कैसा है, वो जो कार्यकाल जो कह सकते हैं, जो समय अवधि जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, कंप्यूटर की शुरुआत करते हैं। फिर कंप्यूटर की पहली पीढ़ी अगर हम मान के चले तो वो है 1942 से 1956 तक। एक बात मैं यहीं आपको क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारी किताबों में ये जो पीढ़ियों का जो कालक्रम है वो अलग अलग दिया हुआ हो सकता है, लेकिन हम लोग जो आप लोगों को बता रहे हैं वो जो ऑथेंटिक बुक है, जो यूनिवर्सिटी की है, बोर्ड की है, उन बुक्स के साभार के आधार पर आपको बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, ये नहीं है कि सर इस बुक में ये दे रखा था, उस बुक में ये दे रखा था, हमें एक मान के चलना पड़ेगा। तो 1942 से 1956 तक पहली पीढ़ी का जो कार्यकाल जो रहा है वो है। अब इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना, वो एक तो आकार में बहुत बड़े थे, यानी कि एक पूरा का पूरा कमरा कह सकते हैं, हॉल कह सकते हैं। कितना बड़ा होता है, यानी 40 बाई 30 का कमरा या हॉल कह सकते हैं। इतने बड़े रूम में एक कंप्यूटर वो आता था। उस टाइम जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो घटक इस्तेमाल किया गया वो था वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, जैसे पिक्चर ट्यूब होती है उसी तरीके की ट्यूब होती है वैक्यूम ट्यूब। अब उसके अंदर इनपुट के रूप में जो काम में लिया गया वो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया और कागज टेप के द्वारा दिया जाता था। अब इस कंप्यूटर के बारे में अगर बात करें तो इस कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में केवल मशीनी भाषा का ही प्रोग्रामिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यानी उसकी जो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग थी ना, उसमें केवल मशीनी भाषा का ही प्रयोग हुआ और इस कंप्यूटर में एक समय में एक ही समस्या का हल होता था। दूसरी इसने बताया कि इस कंप्यूटर के अंदर जो कुछ कमियां भी थी, यानी एक तो ये कंप्यूटर अत्यधिक गर्मी है ना, लॉट ऑफ हीट, ए लॉट ऑफ हीट जनरेट, यानी ये कह सकते हैं कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो अत्यधिक गर्मी का उत्सर्जन करते थे। यानी गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती थी, क्यों पूरे रूम में होता था। उस टाइम में एयर कंडीशनर की अगर जरूरत पड़े तो ये सिस्टम काम करता। और ये कंप्यूटर आकार में काफी बड़े थे और महंगे भी बहुत थे। और इसके अंदर जो लाइट जो जीना ऊर्जा जिसको बोलते हैं, इसकी भी अत्यधिक खपत होती थी। यानी पहले पीढ़ी के कंप्यूटरों में बहुत ज्यादा लाइट जलती थी, उसकी खपत होती थी। जैसे आज जो सिस्टम चल रहे हैं इसमें लाइट नाम मात्र की लगती है, यानी जो विद्युत खर्चा जो होता है ना, लेकिन पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में हम कह सकते हैं कि विद्युत खर्चा बहुत ही अधिक था। अब इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए वो थे, पहला था एनिएक, फिर आया एडवेक और यूनिवेक। ये 3 कंप्यूटर आए। अब बच्चों, कई बार प्रश्न इस पीढ़ी में जो प्रश्न बनते हैं ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रश्न यही बनता है कि पहली पीढ़ी में किस घटक का प्रयोग किया गया, तो हम बोलेंगे सर वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का। क्लियर। दूसरा इसमें प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो जनरल पर्पज, सामान्य जो उद्देश्य है, पहली पीढ़ी का सबसे पहला कंप्यूटर जो बोल सकते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना, एनिएक आएगा, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसके बाद आया एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर आया यूनिवेक। अब यूनिवेक में भी एक प्रश्न बनता है, दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो नाम बोलेंगे यूनिवेक। क्या नाम बताएंगे फिर? यूनिवेक। यानी इसमें से है ना,
अगर आ जाए तो 2 या 3% बनते हैं, वो आप लोग ध्यान रखना। चलिए फिर चलते हैं दूसरी पीढ़ी में। अब दूसरी पीढ़ी की जो टाइमलाइन है वो 1956 से 1965 तक मानी गई है। अब इस पीढ़ी में क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब की बहुत बड़ी समस्या होती थी कि वो गर्म होके फट जाती थी, टूट जाती थी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो वैज्ञानिक जो कंप्यूटर बनाने वाले जो उस टाइम में लगे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि वैक्यूम ट्यूब की जगह दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। पर्सन बन गए यहाँ पे। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया, तो हम बताएंगे दूसरी पीढ़ी में। और यहाँ पे मैग्नेटिक टेप भी इस्तेमाल हुई, ये इनपुट के रूप मैग्नेटिक टेप आ गई। अब क्या हुआ, इस पीढ़ी में पहली पीढ़ी की तुलना में उच्च स्तरीय भाषाओं का भी प्रयोग होने लगा। फॉर एग्जाम्पल कोबोल और फोर्ट्रॉन, ये दोनों भाषाएं इस पीढ़ी में आ गई। यहां भी एक पर्सन बनता है, और ये ना मैं जो बता रहा हूं ये पर्सन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। निम्न में से दूसरी पीढ़ी की भाषा है, तो 4 दी हुई आएंगी आपको और इनमें से पूछेगा, तो ध्यान रखना दूसरी पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रॉन आई थी। अब हम कह सकते हैं अच्छा एक चीज और, दूसरी पीढ़ी के अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा भी आ गई थी, ये भी ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, जो मैंने यहां लिखा ना, ये लगभग प्रश्नों में आया हुआ मैटर है ये। यानी प्रश्न आता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा कौन सी पीढ़ी में प्रयोग की गई, तो आप बताओगे दूसरी पीढ़ी में। इसके बाद हम कंपैरिजन करें तो बता सकते हैं कि पिछली पीढ़ी की तुलना में इसका जो स्पीड जो थी वो तेज हो गई, आकार में छोटा हो गया, और पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या हो गए, थोड़े से विश्वसनीयता भी इसमें बढ़ गई। हालांकि यहां पर भी महंगे थे, ध्यान रखना दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कॉस्टली ही थे। अब इस दूसरी पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर जो थे वो थे हनीवेल 400, सीडीसी 1604 और IBM 7030। ये एग्जाम्पल याद रखना, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि एक पीढ़ी का कंप्यूटर का नाम देगा और फिर पूछ लेगा कि भी ये अमुक कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद आपकी स्टार्ट होती है तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 तक। अब बच्चों क्या हुआ, ट्रांजिस्टर जो था ना वो जगह तो ज्यादा घेरता ही घेरता है ना, तो क्या क्या वैज्ञानिकों ने फिर निर्णय लिया कि अब कोई और उपाय करे, तो उन्होंने कई सारे ट्रांजिस्टरों को मिला दिया और मिला के एक बड़ी चिप बनाने की कोशिश की, जिसको हम बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ जिसको बोलते हैं। अब आईसी तीसरी पीढ़ी में आई थी, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में क्या आ गया, आईसी। आईसी के साथ साथ इस पीढ़ी के अंदर लार्ज कैपेसिटी की जो डिस्क थी वो भी इस्तेमाल होने लगी। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी कि तीसरी पीढ़ी के अंदर इनपुट के लिए कीबोर्ड का और आउटपुट के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल होने लग गया था। अब है ना, जोरदार बात है ये। कई बार प्रश्न आ जाता है कि ऐसी कौन सी पीढ़ी है जिसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल हुआ, तो आप बता सकते हो तीसरी पीढ़ी। इसके बाद इस पीढ़ी के कुछ विशेषताएं हैं, इसमें क्या हो गया, एक तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम तीसरी पीढ़ी में शुरू हो गए थे। फिर अगर भाषा की बात करें तो इसमें फोर्ट्रॉन फोर्थ है, पास्कल है, बेसिक है, जैसी हाई लेवल लैंग्वेज की भी शुरुआत हो गई। अब हम ये कह सकते हैं कि भी इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो पिछली पीढ़ी की तुलना में तेज हो गए, आकार में छोटे हो गए और थोड़े सस्ते भी होने शुरू हो गए। अब तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए वो थे, पहला था IBM 360। ध्यान रखना ये कंप्यूटर अलग अलग पीढ़ियों के हिसाब से आपको याद करनी है। तो IBM 360, CDC 6600। एक बात कंफ्यूजन वाले कि CDC 1604 जो है वो कौन सी पीढ़ी का है, दूसरी का, और CDC 6600 जो है वो है तीसरी पीढ़ी का, ये ध्यान रखना। और PDP 8/11, ये जो कंप्यूटर आए वे आ गए तीसरी पीढ़ी में। अब बच्चों चलते हैं चौथी पीढ़ी। अब कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी स्टार्ट हुई वो हुई थी 1975 से 1988 तक। अब क्या हुआ,
आईसी तीसरी पीढ़ी तक बना ली। फिर वैज्ञानिकों ने कोशिश की तो कि यार और छोटा इस चीज को बना लेते हैं, तो उन्होंने कई सारी आईसी को आपस में मिला दिया और एक बड़ी चिप बना दी। उस चिप को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। और अब जो चौथी पीढ़ी में जो तकनीक आई उसको बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जब स्टार्ट हुआ तो माइक्रो प्रोसेसर बना। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि माइक्रो प्रोसेसर, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 के अंदर इंटेल 4004 नाम का बना था। ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है। क्या? इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। अब इस चौथी पीढ़ी में VLSI टेक्नोलॉजी काम में आ गई और माइक्रो प्रोसेसर। अब प्रश्न ये भी आ जाता है कई बार कि सर माइक्रो प्रोसेसर कौन सी धातु का बना होता है? तो कौन सी धातु का बना होता है बताओ? हाँ बिल्कुल सही, सिलिकॉन का बना होता है। अब चौथी पीढ़ी में क्या स्टार्ट हो गया? एक तो हो गई रियल टाइम प्रोसेसिंग, यानी उसी टाइम प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। इनमें तो टाइम लगता था, पिछली वालों में प्रोसेसिंग चालू करना कहीं से, फिर कहीं से बंद करना, फिर आउटपुट आता, यानी टाइम बहुत लगता था इनमें। लेकिन यहाँ था फोर्थ जनरेशन जब स्टार्ट हुई तो रियल टाइम प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी शुरू हो गया। और इसके अलावा GUI आधारित यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी इस पीढ़ी में आ गया। फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही फ्लॉपी डिस्क का उपयोग हुआ। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रश्न बन के आ जाते हैं। और अब ये कह सकते हैं कि पिछली पीढ़ी की तुलना में ये कंप्यूटर वो काफी तेज हो गए, आकार में क्या हो गए? छोटे हो गए। और उन पीढ़ियों की तुलना करें तो अब वाले जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है वो क्या हो गए? सस्ते भी हो गए। तो अब इस पीढ़ी में जो भाषाएं काम में ली गई वो है C और C++, हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी? C और C++। ये जो मैं बता रहा हूं ये प्रश्न लगभग कई परीक्षा में आए हुए हैं। एक प्रश्न आया था कि C और C++ कौन सी पीढ़ी की भाषा है, तो आप बता देना चौथी पीढ़ी की। ठीक है, अब ये होगी आपकी 4 पीढ़ियां। चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर जो सिस्टम जो आए थे ना वो है एप्पल सेकंड, वेक्स 9000 और क्रे 1/2, यानी ये 3 कंप्यूटर। अब एक बात और खास तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, कंप्यूटर का नाम खुद का नहीं होता, उसके अंदर जो उस प्रोसेसर डालते हैं ना उस प्रोसेसर का ही नाम कंप्यूटर का नाम बोला जाता है। ये ध्यान रखना, यानी उस प्रोसेसर को ही बोलते हैं। तो इसके बाद अब आपकी स्टार्ट होती है आखिरी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। अब 5वीं पीढ़ी का क्या हुआ? 1988 से लेकर वर्तमान तक का जो आज तक का समय है उसमें काम आ रही है। अब VLSI जो थी ना वो टेक्निक और ज्यादा उसमें सुधार हुआ, वो बन गई ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ULSI जो तकनीक थी ना उसमें है ना 10 लाख कंपोनेंट एक साथ सम्मिलित करके क्या बोलते हैं उस माइक्रो प्रोसेसर बना लिया उन्होंने। इतना छोटा माइक्रो प्रोसेसर हो गया, उसमें लाखों कंपोनेंट सम्मिलित थे, यानी टेक्नोलॉजी क्या होगी और ज्यादा सुधार हो गया। तो कंप्यूटर का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। छोटा की बात करें तो अब देखो आप लोग एग्जांपल के तौर पर अपना डेस्कटॉप भी है और ये लैपटॉप भी है, और दूर क्यों जाओ अपने पास जो मोबाइल होता है ना वो भी इसी पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। तो भाई 5वीं पीढ़ी में जो तकनीक काम में ली गई वो थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI। इसमें ऑप्टिकल डिस्क स्टार्ट हो गई। ऑप्टिकल डिस्क किसको बोलते हैं? CD और DVD को। तो CD DVD स्टार्ट हो गई और हार्ड डिस्क का प्रयोग भी अब स्टार्ट हो गया। अब इस पीढ़ी की कुछ विशेषताएं, यानी किस प्रकार के कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर बने नहीं है, क्योंकि फिर वो अपने आप काम करने लग जाएंगे। और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है कि उसमें जितने निर्देश आप लोग फीड करोगे ना, यानी जितना उसको बताया है, समझाया है, उसके अंदर जानकारी डाल देना, वो उसी आधार पे काम करता है। खुद कंप्यूटर कभी सोचता नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक कोशिश में लगे हुए हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सिस्टम स्टार्ट हो। वॉइस रिकॉग्निशन
अब वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है भाई? भाई हम लोग बोल के कोई भी चीज पूछते रहे, जैसे मान लीजिए अब आपने मोबाइल निकाला, यूट्यूब ओपन किया और वो माइक वाले बटन पे क्लिक कर दिया, मुंह के पास मोबाइल लेके आए और आपने बोला गुरु शिखर स्टडी हब, तो क्या होगा? यूट्यूब पे गुरु शिखर स्टडी हब चैनल ओपन हो जाएगा। तो वो कौन सी टेक्निक है? वो है वॉइस रिकॉग्निशन, यानी हमारी जो जुबान से हम जो भी बोलते हैं उसकी कमांड को वो सुनता है और फिर वो चीज ओपन कर देता है। फिर मोबाइल संचार, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो भी 5वीं पीढ़ी में आ गई। सैटेलाइट संचार, अब आजकल कितने सैटेलाइट सिस्टम स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो भी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में काउंटिंग होंगे। और इसके अलावा सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग, और ये भी तकनीक अब स्टार्ट हो गई है। सिग्नल भेज के भी डाटा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पहले सिस्टम ऐसा थोड़ी है, यानी आजकल क्या हो गया, वाईफाई से सिस्टम चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, तो वो सिग्नल कैसे भेज रहे हैं? बिना तार का ही सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो ये सारी टेक्नोलॉजी किस में आई? 5वीं पीढ़ी में। अब 5वीं पीढ़ी की जो मुख्य जो भाषा है वो जावा, विजुअल बेसिक वीबी जिसको बोलते हैं, और डॉट नेट, यानी ये मुख्य भाषा है। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि भी अन्य जो 4 पीढ़ियां थी उनकी तुलना में 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ना वो बहुत ही पावरफुल हो गए, फास्ट वर्क वाले हो गए, ये कह सकते हैं। और सस्ते भी हो गए और आकार में बहुत ही छोटे हो गए, जिनको आप लोग कल मैंने बताया था ना माइक्रो कंप्यूटर। तो अब यहाँ पे वापिस आ गए माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ आके स्टार्ट हो गया। तो बच्चों 5वीं पीढ़ी के जो मुख्य कंप्यूटर है वो है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी है। और IBM ने जो प्रोसेसर बनाया तो वो क्या कौन सा कंप्यूटर कहलाया? IBM पेंटियम। क्या नाम है? पेंटियम। अब तो चलो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन पहले आज से 20 साल की बात करें या 10 साल 15 साल पीछे जाए तो पूछते थे सर आपके पास कौन सा कंप्यूटर है? हम बोलते थे यार मेरे पास P3 है, P4 है, यानी ये पेंटियम जनरेशन थी, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, तब बोलते थे P4 कंप्यूटर है। अब फिर क्या आ गया? ड्यूल कोर आ गया, कोर 2 डू आ गया। कोर 2 डू के बाद अब और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब I सीरीज चल रही है, यानी अलग अलग प्रोसेसर बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंप्यूटरों के नाम भी बनते जा रहे हैं। तो इसके बाद लास्ट में है परम। परम क्या है? ये सवाल तो आप सब जानते ही हो। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो बच्चों ये थी पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। इसका देखो गहराई से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो मुख्य मुख्य जो चीज मैंने आज बोर्ड पे लिखी है ना, प्रश्न उन्हीं के ही आते हैं। तो आप लोग, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।